क्वेश्चन में दिया है सॉल्व बाय ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड मिनिमाइज z इक्वल टू 6x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3। यहाँ पर x1 x2 x3 इन्हें कहा जाएगा डिसीजन वेरिएबल, ठीक है। और ये जो भी z इक्वल टू के आगे आया हुआ दिख रहा है उसे हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये हमेशा एक तो मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज हो सकता है। ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड के अंदर ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये हमेशा मिनिमाइज ही होगा। आगे हमें सब्जेक्ट के अंदर दो इक्वेशन आए हुए दिख रहे हैं, ठीक है। पहला इक्वेशन है x1 प्लस 6x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है 2x1 प्लस 3x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 15, ठीक है। इन्हें कहा जाएगा कंस्ट्रेंट। ये कंस्ट्रेंट इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप के होते हैं। ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड के अंदर जो कंस्ट्रेंट हमें रिक्वायर्ड होते हैं वो हमेशा लेस देन इक्वल टू टाइप के ही होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में हमें दिया हुआ है x1, x2, x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो भी लास्ट में लिखा हुआ है उसे कहा जाएगा नॉन निगेटिव कंस्ट्रेंट। तो देखो, अगर हमें इस एलपीपी को सॉल्व करना है बाय ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड, और जैसे कि हमें पता है कि ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड के अंदर कंस्ट्रेंट कैसे होने चाहिए, लेस देन इक्वल टू टाइप की होनी चाहिए। तो यहाँ पर इक्वल टू टाइप के कंस्ट्रेंट आए हुए दिख रहे हैं ना, इक्वल टू 10, इक्वल टू 15। तो हमें क्या करना होगा, और ये इक्वल टू कहाँ से हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू से भी हो सकता है या फिर लेस देन इक्वल टू से भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन हर एक इक्वेशन के साथ लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप का दोनों कंस्ट्रेंट लिख देंगे, ठीक है। तो हमें नेक्स्ट स्टेप में लिखना है राइटिंग गिवन एलपीपी एज फॉलोज। तो देखो वो सेंटेंस यहाँ पे लिख दिया है, दैट इज राइटिंग गिवन एलपीपी एज फॉलोज। मिनिमाइज z इक्वल टू वाले पार्ट में कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो वो वाला पार्ट हमें एज इट इज लिख देना है। तो देखो यहाँ पर मिनिमाइज वाला ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैंने एज इट इज लिख दिया है, z इक्वल टू 6x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3। उसके आगे हमें थोड़े से चेंजेस करने हैं सब्जेक्ट टू में। क्यों चेंजेस करने हैं, क्योंकि ये ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड का प्रॉब्लम हमें दिया हुआ है, ठीक है। और उसके अंदर हमें पता है कि कंस्ट्रेंट कैसे होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू टाइप की ही होनी चाहिए। यहाँ पर इक्वल टू दिख रहा है, तो इक्वल टू का मतलब कहाँ से हो सकता है, एक तो लेस देन इक्वल टू से भी आ सकता है या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू से भी आ सकता है। मतलब देखो, ये जो इक्वल टू है वो लेस देन इक्वल टू से भी आ सकता है या फिर वो ग्रेटर देन इक्वल टू से भी आ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों इनइक्वलिटी कंसिडर करेंगे फॉर द फर्स्ट इक्वेशन और फॉर द सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो देखो सब्जेक्ट टू में हमें क्या लिखना होगा, ये सब्जेक्टिव लिखा, ये इक्वल टू मैं लेस देन इक्वल टू से भी ले सकता हूँ या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू से भी लिख सकता हूँ। तो ये पहला इक्वेशन चेंजेस करके हमें कैसे लिखना होगा, ये x1 लिखा प्लस 6x2 लिखा प्लस x3 लिखा इक्वल टू, तो पहले वाला मैं इक्वल टू ले रहा हूँ, ये लेस देन इक्वल टू टाइप की इनइक्वलिटी में से आगे लिखा सामने वाला 10, ठीक है। अभी ये सेम इक्वेशन के लिए मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, x1 लिखा हमने प्लस 6x2 लिखा प्लस x3 लिखा, ठीक है। अभी ये इक्वल टू मैं ग्रेटर देन इक्वल टू से आया हुआ ले रहा हूँ, सामने कितना होगा 10 ही होगा, ठीक है। सिमिलरली हमें आगे के इक्वेशन के लिए करना होगा, तो वो क्या लिखेंगे हम लोग, 2x1 प्लस 3x2 प्लस x3। यहाँ पर इक्वल टू होने के कारण ये इक्वल टू कहाँ से हो सकता है, लेस देन इक्वल टू से भी आ सकता है या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू से भी आ सकता है। तो पहले मैं कंसिडर कर रहा हूँ लेस देन इक्वल टू से आया हुआ, तो लेस देन इक्वल टू आगे कितना लिखना है, हमें 15 लिखना है, ठीक है। सिमिलरली अभी ये वाला इक्वल टू हम लोग कंसिडर करेंगे, देखो थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, ये वाला इक्वल टू हम लोग कंसिडर करेंगे कहाँ से आया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू की इनइक्वलिटी में से आया हुआ है, ठीक है। तो आगे हमें फिर से लिखना होगा 2x1 प्लस 3x2 प्लस x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 15, ठीक है। ये चेंजेस हमें करने थे गिवन एलपीपी के अंदर कंस्ट्रेंट में इक्वल टू दिया था इसके कारण, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अभी आप लोग क्या करोगे, जैसे कि आप लोग जानते हो कि ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड के अंदर कंस्ट्रेंट ये हमेशा लेस देन इक्वल टू टाइप के ही होने चाहिए। जो हमने चेंजेस किए उसके अंदर कंस्ट्रेंट हमें कैसे दिख रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप के भी दिख रहे हैं, तो वो भी हमें किस में चेंजेस लाने होंगे, लेस देन इक्वल टू टाइप में लाने होंगे। तो यहाँ पर देखो दो कंस्ट्रेंट हमें ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप के दिख रहे हैं, ये दूसरा वाला x1 प्लस 6x2 प्लस x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, और ये लास्ट वाला 2x1 प्लस 3x2 प्लस x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 15। तो ये जो दूसरे और लास्ट वाले कंस्ट्रेंट को लेस देन इक्वल टू टाइप में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, दूसरे और लास्ट वाले कंस्ट्रेंट को माइनस साइन से मल्टीपल करना होगा, ठीक है। तो उस स्टेप को दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, अब एलपीपी को फिर से रीराइट करना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे अगेन रीराइटिंग गिवन एलपीपी एज फॉलोज। तो देखो वो सेंटेंस तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, अगेन रीराइटिंग एलपीपी एज फॉलोज। तो पहले वाले ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं होने वाला, तो वो हमें एज इट इज लिख देना है। और फर्स्ट कंस्टेंट भी हमें एज इट इज लिखना होगा, लेकिन सेकंड कंस्टेंट में क्या चेंजेस करने हैं, सेकंड कंस्टेंट को हम लोग थ्रू आउट माइनस साइन से मल्टीपल करेंगे, तो ये इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, यानी कि लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, और सामने हम लोग लिख देंगे -10, ठीक है। थर्ड कंस्टेंट भी हमें सेम रखना होगा, लास्ट वाले कंस्टेंट को हम लोग माइनस साइन से थ्रू आउट मल्टीपल कर देंगे, तो लास्ट वाला कंस्टेंट में माइनस साइन से मल्टीपल करने के बाद कारण ये लेस देन इक्वल टू टाइप का हो जाएगा, और आगे इक्वल टू के आगे हमें लिखना होगा -15, ठीक है। तो वो वाले चेंजेस मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ।
देखो रिस्पेक्टिव चेंजेस यहाँ पर कर दिए जैसे कि पहले हम लोगों ने डिस्कस किए थे, ठीक है। ऐसा एलपीपी लिखने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना होगा, राइटिंग गिवन एलपीपी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कंस्टेंट कितने आए हुए दिख रहे हैं, हमें 4 कंस्टेंट आए हुए दिख रहे हैं और चारों कंस्टेंट का टाइप कैसा है, लेस देन इक्वल टू टाइप का है, ठीक है। तो इसके कारण हम लोग 4 वेरिएबल अपनी तरफ से लेंगे जिनकी नेमिंग हम लोग करेंगे S1 पहले कंस्टेंट के लिए, S2 दूसरे कंस्टेंट के लिए वेरिएबल होगा, तीसरा S3 नाम का तीसरे कंस्टेंट के लिए वेरिएबल होगा, उसके बाद वाला S4 चौथे कंस्टेंट के लिए, ठीक है। S1 S2 S3 S4 ये वेरिएबल हमें अपनी तरफ से कंसिडर करने होंगे, उन्हें हम लोग कहेंगे स्लैक वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर आए हुए ये कंस्टेंट का टाइप कैसा है, लेस देन इक्वल टू टाइप का है, इसके कारण, ठीक है। और इक्वेशन को एलपीबी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते वक्त हमें क्या लिखना होगा, जो भी ये जो जेड दिख रहा है ना, पहले मैं सेंटेंस लिख देता हूँ, राइटिंग गिवन एलपीपी इन स्टैंडर्ड फॉर्म एज फॉलोज। क्या लिखा है सेंटेंस में, राइटिंग एलपीपी इन स्टैंडर्ड फॉर्म एज स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है, ठीक है। तो क्या होगा, ये जेड तो हमें लिखना होगा, जेड इक्वल टू के आगे जो भी हमें दिख रहे हैं ना डिसीजन वेरिएबल, वो हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, इस इक्वल टू के लेफ्ट पीछे लेके आएंगे तो उनका साइन अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा। तो क्या लिखना होगा, जेड माइनस 6x1 लिखा, आगे लिखा -3 टाइम्स ऑफ x2, माइनस क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ x3, ठीक है। और देखो यहाँ पर 4 कांस्टेंट है, चारों कांस्टेंट का ये इनइक्वलिटी कैसा है, लेस देन इक्वल टू टाइप का है, तो इसके कारण हमें स्लैक वेरिएबल ऐड करने हैं 4, S1 S2 S3 S4 नाम के, वो हमें ऐड करने होंगे इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर और उनका कोएफिशिएंट हम लोग लिख देंगे 0। तो यहाँ पर पहला क्या लिखूंगा मैं, 0S1 प्लस ये होगा 0S2 प्लस आगे होगा 0S3 प्लस होगा 0S4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर राइट साइड में कुछ नहीं तो इसके कारण वो 0 लिखा, ठीक है। अभी आप लोग ये पहले वाले कंसेप्ट पे ध्यान दो, पहले वाले कंसेप्ट में ये क्या दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड में x1, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग x1, आगे दिख रहा है हमें प्लस 6x2 लिखा, आगे क्या दिख रहा है हमें x3, ठीक है, ये x3 लिखा, ये पहला कंस्टेंट था। तो पहले कंस्टेंट के अंदर हमें पहला स्लैक वेरिएबल दैट इज S1 ऐड करना है, और ऐड करना मतलब उसका कोएफिशिएंट हम लोग 1 देंगे, तो यहाँ पर सिर्फ S1 लिखना है और बाकी के तीनों स्लैक वेरिएबल का आप लोग कोएफिशिएंट लिखोगे 0, ठीक है। तो ये 0S2 होगा प्लस 0S3 होगा प्लस 0S4 होगा, ठीक है। और इक्वल टू के सामने कितना देना होगा आपको, ये +10 देना है। सिमिलरली आपको अभी ये सेकेंड कंसेप्ट पे ध्यान देना है, सेकेंड कंसेप्ट में लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है आपको, -x1 -6x2 -x3, ये सेकेंड कंसेप्ट था। सेकेंड कंसेप्ट के अंदर आपको S2 स्लैक वेरिएबल ऐड करना होगा, तो ये S1 स्लैक वेरिएबल का कोएफिशिएंट होगा 0, S2 स्लैक वेरिएबल ऐड करोगे तो ये S2 होगा, S3 और S4 स्लैक वेरिएबल का कोएफिशिएंट आपको 0 लिखना है, ठीक है। ये S3 का 0 लिखा, ये 0 S4 लिखा, इज इक्वल टू कितना रहेगा, -10 होगा, ठीक है। सिमिलरली आपको आगे के 2 कंस्टेंट के लिए काम करना होगा। ये तीसरा कंस्टेंट देखो, तीसरे कंस्टेंट में हम लोग स्लैक वेरिएबल S3 ऐड करेंगे, तो S1 और S2 और S4 इन स्लैक वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा, और इक्वल टू के आगे क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे। तो देखो ये कैसा बनेगा, 2x1 प्लस 3x2 प्लस x3, ये तीसरा कंस्टेंट है, तो ये 0S1 होगा प्लस 0S2 होगा प्लस S3 लिखना है प्लस 0S4 होगा, ठीक है, ये 0S4 होगा इज इक्वल टू 15 आया ये, ठीक है, समझे। ये 0S4 लिखा हुआ है, ठीक। आगे -2x1 -3x2 -x3, ये लास्ट वाला कंस्टेंट है, लास्ट वाला कंस्टेंट है, तो हम लोग लास्ट वाला स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे। पहले 3 स्लैक वेरिएबल के कोएफिशिएंट क्या होंगे, 0, तो ये 0S1 प्लस 0S2 प्लस 0S3, ठीक है। लास्ट वाला स्लैक वेरिएबल ऐड करना है, तो क्या लिखूंगा मैं, S प्लस S4 इज इक्वल टू कितना होगा, -15 होगा, ठीक है। ये गिवन एलपीपी को अभी हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिए हैं। इसके बाद हमें सिंप्लेक्स टेबल फॉर्म करना होता है, तो आगे हम लोग लिख सकते हैं राइटिंग सिंप्लेक्स टेबल, या फिर राइटिंग टेबल एज फॉलोज, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिंप्लेक्स टेबल ऊपर लिखा हुआ है, और सिंप्लेक्स टेबल के अंदर जितने भी रिक्वायर्ड कॉलम होंगे तो वो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। सिंप्लेक्स टेबल के अंदर जो भी कॉलम की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो कॉलम मैंने यहाँ पर लिख दिया है। पहले कॉलम में लिखा हुआ है नंबर ऑफ इटरेशन, उसके साइड के कॉलम में लिखा हुआ है बेसिक वेरिएबल, आगे लिखा हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ, और नीचे को हमने वेरिएबल लिखे हुए हैं x1 x2 x3, ये डिसीजन वेरिएबल है। S1 S2 S3 S4 ये स्लैक वेरिएबल है जो हमने ऐड किया अपनी तरफ से 4 इनइक्वलिटी मतलब कंस्टेंट होने के कारण, ठीक है, जो कि लेस देन इक्वल टू टाइप के थे। आगे लिखा हुआ है RHS, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी थी, उसके नीचे भी हम लोग फिर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे,
ऐसा आपको पार्टीशन या फिर इस तरीके का ही टेबल आपको फॉर्म करना होगा। तो इसके बाद देखो नंबर ऑफ इटरेशन ये हमेशा 0 से स्टार्ट होंगे। बेसिक वेरिएबल में पहले आप लोग z लिखोगे। हम लोगों ने यहाँ पर स्लैक वेरिएबल 4 ऐड किए थे अपनी तरफ से, 4 कंस्टेंट होने के कारण, ठीक है, चारों के चारों कंस्टेंट लेस देन इक्वल टू टाइप के, तो वो 4 स्लैक वेरिएबल हमने ऐड किए थे S1 S2 S3 S4 नाम के। वही स्लैक वेरिएबल हमें बेसिक वेरिएबल के नीचे लिखने हैं, जेड के नीचे लाइन ड्रॉ करने के बाद ही लिखने हैं, ठीक है। ये जेड लिखने के बाद आप लोग एक लाइन ड्रॉ करोगे कंपल्सरी, उसके बाद आपको लिखना है S1, उसके नीचे लिखना है S2, उसके नीचे लिखना है ये S3, उसके नीचे लिखना है ये S4, ठीक है। तो पहला देखो जो पहला रो बना था अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, यहाँ पर ध्यान दो, ये z दिख रहा है ना आपको, तो यहाँ पर x1 x2 x3 s1 s2 s3 s4 के जो भी कोएफिशिएंट दिख रहे हैं वो हमें z के इस रो में लिख देने होंगे, ठीक है। तो देखो z का पहला कितना लिखूंगा मैं, x1 का कोएफिशिएंट -6 -3 -4, यहाँ पर क्या आ गया, x1 का कोएफिशिएंट -6 -3 और ये होगा -4, -6 -3 -4, आगे के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, 0 0 0 0, राइट साइड में कुछ नहीं था तो यहाँ पर भी 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अभी देखो ये S1 कहाँ पर ऐड किया था आप लोगों ने, यहाँ पर ऐड किया हुआ है ना S1, तो वहाँ पर हम लोग x1 x2 x3 और S1 S2 S3 के आए हुए कोएफिशिएंट लिखेंगे। x1 का कोएफिशिएंट कितना आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। तो उसके बाद x2 का कोएफिशिएंट कितना लिखोगे आप लोग, 6 लिखोगे, 6 होगा। x3 का कोएफिशिएंट फिर से आ रहा है 1, यहाँ पर हमने S1 ऐड किया तो उसका कोएफिशिएंट रहेगा 1, साइड में 0 0 0 और RHS में कितना लिखोगे आप लोग, 10 लिखोगे, ठीक है। इसके बाद सिमिलरली आगे उसके आगे के कंस्टेंट की बात करेंगे तो ये x1 का कोएफिशिएंट कितना होगा, -1, ये -1 लिखा, ये होगा -6, ये होगा फिर से -1, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ये 1 होगा, ये 0, ये 0, यहाँ पर ये बन जाएगा -10, ठीक है। सिमिलरली हमें आगे के कंस्टेंट के लिए काम करना था, तो यहाँ पर देखो ये तीसरा वाला पार्ट, कंस्टेंट का पार्ट क्या लिखा था, 2x1, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना होगा, 2 होगा, x1 का कोएफिशिएंट 3x2 दिख रहा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। आगे x3 का कितना दिख रहा है, 1, तो यहाँ पर कितना होगा, 1 होगा। तीसरा था तो यहाँ पर S3 ऐड किया था ना, तो S1 S2 और S4 के कोएफिशिएंट क्या हो गए, 0, तो ये S1 का 0, S2 का 0, S3 का 1, यहाँ पे फिर से 0, इक्वल टू के आगे कितना लिखना होगा, हमें 15 लिखना होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 15। बाद में ये -2 बन जाएगा, ये -3 बन जाएगा, ये -1 बनेगा, यहाँ पर 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और सामने -15, ठीक है। ये समझ में आया होगा। इसके बाद हमें क्या करना है, देखो यहाँ से हम लोग फिर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे पहले, तो ये टेबल इतना बनाने के बाद यहाँ से फिर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे, ठीक है, वो लाइन ड्रॉ कर दिए। इसके बाद आपको RHS में देखना है, RHS में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी दिख रही है आपको, -15, ठीक है। तो RHS में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, -15, तो आप लोग वहाँ से क्या करोगे, लेफ्ट साइड की तरफ एक एरो मार्क कर दोगे, ठीक है। ये जो भी एरो मार्क किया है उसे हम लोग कहेंगे कि रो कहेंगे या फिर पाइवट रो कह सकते हैं, ठीक है। तो उस रो को हमें इस तरीके से मार्क करना होगा, देखो इस तरीके से मार्क कर रहा हूँ रो को। -15 वाले नंबर को भी आप लोग इंक्लूड कर सकते हो चाहते हो तो, यहाँ से ये -15 वाले नंबर को भी मैंने इंक्लूड कर दिया, अगर नहीं भी करते थे तो भी चलता था। -15 को अगर इंक्लूड नहीं करते थे इस पाइवट रो में या फिर की रो में तो भी चलता था, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। ड्यूल सिम्प्लेक्स मेथड के अंदर क्या था कि RHS के आगे कॉलम में क्या लिखते थे हम लोग, रेशियो लिखते थे, लेकिन सिम्प्लेक्स मेथड के अंदर RHS के आगे हम लोग क्या लिखते थे, और एक कॉलम बना देते थे, रेशियो का कॉलम। लेकिन ड्यूल सिम्प्लेक्स मेथड के अंदर वो रेशियो वाला कॉलम नहीं हुई, कॉलम में नहीं आएगा, वो रो में आएगा, ठीक है। तो हम लोगों को रो यहाँ पर लिखना है, इस रो में रेशियो लिखना है, तो यहाँ पर क्या हो गया, रेशियो हो गया, ठीक है। रेशियो कैसे हमें फॉर्म करना होगा, देखो की रो कैसे मिला है वो क्लियर है। की रो में पहला एलिमेंट क्या दिख रहा है आपको, -2, इस -2 से हमें इस z के अंदर आए हुए नंबर को डिवाइड करना होगा, ठीक है। इस -2 के करस्पॉन्डिंग में z के अंदर क्या नंबर आया हुआ है, -6, तो -6 को अगर मैं -2 से डिवाइड करता हूँ तो रेशियो कितना आएगा मेरे को, 3 आएगा, तो वो 3 दिखा मैंने उसी कॉलम में, ठीक है। इसके बाद इस -3 से इस -3 को डिवाइड करते हो तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो ये 1 लिखा। हमें नेगेटिव रेशियोज या फिर जीरो रेशियोज या फिर इन्फिनिटी रेशियो नहीं लिखने,
ठीक है। तो उसकी जगह पे हम लोग डायरेक्टली डैश कर देंगे, हम लोग सिर्फ पॉजिटिव रेशियो लिखेंगे। अभी देखो इस -1 से इस -4 को डिवाइड करने पर कितना होगा, +4 लिखा हमने, -4 डिवाइड बाय -1 +4 होगा। 0 डिवाइड बाय 0 कितना होगा, 0 मतलब सॉरी इन्फिनिटी होगा, तो वो नहीं लिखना है, डैश दिखाऊंगा मैं। 0 डिवाइड बाय 0 अगेन डैश, 0 डिवाइड बाय 0 अगेन डैश, 0 डिवाइड बाय 1 कितना होगा, 0 होगा। तो 0 इन्फिनिटी या फिर निगेटिव नंबर नहीं लिखने थे, तो यहाँ पर मैं फिर से डैश कर दे रहा हूँ, ठीक है। 0 डिवाइड बाय -15 कितना होगा, 0 होगा। तो 0 लिखना ही नहीं, तो डैश कर दिया, ठीक है। ये डैश कर दिए, लिखने ही नहीं थे हमें, ठीक है। ये रेशियो क्लियर हो गए। रेशियो में हमें, रेशियो लिखने के बाद हमें ऐसा रेशियो देखना है, पॉजिटिव वैल्यू वाला ही, पॉजिटिव वैल्यू वाला ही ऐसा रेशियो देखना है जो जिसकी वैल्यू सबसे कम हो। तो वो यहाँ पर है 1 इस यहाँ पर, तो वहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ एक एरो लगा देंगे, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि कॉलम मिलेगा, जिसे हम लोग पाइवट कॉलम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वो कॉलम हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, ये कॉलम मैं फॉर्म कर दे रहा हूँ। तो अभी देखो ये जो कॉलम हमने बना दिया है और ये जो पहले रो हमें मिला था, उनके अंदर कॉमन नंबर कौन सा है, क्या कहा, जो अभी हमने कॉलम बनाया है और जो रो हमें पहले मिला था, उनके अंदर कॉमन नंबर क्या दिख रहा है हमें, आया हुआ ये -3 दिख रहा है, ठीक है। तो इस -3 की जगह पे हमें क्या लेकर आना होगा, आगे प्रोसीड करते वक्त +1 लेके आना होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये भी ऑब्जर्व करो, ये रो किस वेरिएबल के साइड में आया हुआ है। ये जो भी रो हमें मिला था S4 वेरिएबल के साइड में आया हुआ था, तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, S4 लीव्स बोल सकते हैं। यहाँ से क्या हो रहा है, इटरेशन वाले कॉलम में हम लोग क्या लिख सकते हैं, S4 लीव बोल सकते हैं। और ये कॉलम हमें किस वेरिएबल के ऊपर मिला हुआ है, x2 के ऊपर, तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x2 एंटर, ठीक है। x2 एंटर लिखा, ये कॉलम कैसे निकाला था वो समझ में आया होगा, ठीक है। तो हमें फिर से सेम इटरेशन आगे प्रोसीड करने होंगे, तो उसके लिए मैं फिर से ये टेबल बना दे रहा हूँ। ये टेबल बना दिया, यहाँ से क्या होगा, पहला कॉलम किसके लिए आएगा, नंबर ऑफ इटरेशन के लिए, उसके साइड का कॉलम किसके लिए होगा, हमें फिर से नेमिंग नहीं देनी है, सिर्फ कॉलम फॉर्म कर लो। आपको स्टार्टिंग में नेमिंग दी हुई है ना, नंबर ऑफ इटरेशन, बेसिक वेरिएबल, इस तरीके से, तो वो एज इट इज़ रहेंगे, ठीक है। वो फिर से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट वाला कॉलम किसके लिए था, रेशियो के लिए था। और बीच वाला ये जो पार्ट है ना बड़ा सा, वो किसके लिए दिख रहा था, कोएफिशिएंट के लिए था, वेरिएबल के कोएफिशिएंट के लिए था, ठीक है। तो यहाँ से लेकर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दो आप लोग, टेबल फॉर्म करते वक्त जेड अलग सेपरेट दिखना चाहिए हमें, ठीक है, बाकी के स्लैक वेरिएबल से। तो यहाँ पर रहेगा जेड, पहले भी जेड था बेसिक वेरिएबल में, जेड के पीछे इस पर हम लोग फर्स्ट इटरेशन पे आ रहे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, 1 लिखोगे, ठीक है। जेड के नीचे स्लैक वेरिएबल कौन से मतलब एज इट इज़ रखने हैं हमें, ये S1 S2 एज इट इज़ रखना है, S3 भी एज इट इज़ रखना है। तो ये S1 लिखा, S2 लिखा, उसके नीचे में क्या लिखूँगा, ये S3 भी लिखूँगा एज इट इज़, ठीक है। S3 भी लिखा अपने एज इट इज़। यहाँ से क्या पता चल रहा है किसके साइड में, मतलब रो किसके साइड में आया हुआ है, S4 के साइड में। तो यहाँ पर क्या लिखा हम लोगों ने, S4 लीव्स, और क्या आ रहा है, एंटर। जहाँ पे कॉलम जिस वेरिएबल के ऊपर आया है ना, ये नीचे आया ना कॉलम, तो वो वाला वेरिएबल इंटर कर रहा है। तो वो देखो यहाँ से क्या पता चलेगा, x2 एंटर, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर S4 की जगह पे हमें क्या लिखना होगा, x2 लिखना होगा, इतना समझ लो, ये समझा। इसके बाद अब भी देखो -3 S4 वाले रो में था, जो कि कॉमन है इस रो में और इस कॉलम में, ठीक है। तो हमें इस -3 की जगह पे क्या लाना है, 1 लेके आना है। इस -3 की जगह पे 1 लाने के लिए क्या करना होगा, थ्रू आउट हमें -3 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। अगर मैं -2 को -3 से डिवाइड कर दो तो वो रेशियो क्या बनेगा, 2/3। तो पहले मैं लिख देता हूँ 2/3, -3 को -3 से डिवाइड करने पर ये नंबर कितना होगा, इसकी कॉलम में 1 होगा, ठीक है। कॉलम के नीचे बराबर नंबर लिखा करो, लाइन में गलती नहीं होगी। -1 को अगर -3 से डिवाइड करूँगा तो कितना होगा, 1/3। 0 को -3 से डिवाइड करने पर रहेगा 0, यहाँ पे फिर से 0 आएगा, यहाँ पर फिर से 0 आएगा। इस 1 को -3 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, -1/3। -15 को -3 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, ये 5 आएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अभी ये वाला वर्ड यूज़ कर क्या कह रहा हूँ मैं, ये वाला वर्ड यूज़ कर हम लोग क्या करेंगे, S3 का ये जो 3 है वहाँ पर 0 लाएंगे, S2 का ये जो -6 है वहाँ पर 0 लाएंगे, S1 का ये जो 6 है वहाँ पर 0 लाएंगे, और Z का ये जो -3 है वहाँ पर 0 लाएंगे। कहने का मतलब इस -3 की जगह पे जहाँ पे हम लोगों ने 1 लाया था, वही वाला 1 यूज़ कर यानी कि जो x2 में लिखा हुआ है ना 1, वही वाला 1 यूज़ कर उसी के कॉलम में हमें यहाँ पर सारे एलिमेंट्स कैसे ला देने, 0। देखो यहाँ पर
इस जेड में ये वाली पोजीशन पे 0 आएगा, S1 में ये वाली पोजीशन में 0 आएगा, S2 पे ये वाली पोजीशन पे 0 आएगा, S3 में ये वाली पोजीशन पे 0 आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। तो देखो वो कैसे कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले आप लोग ऑब्जर्व करो इस 1 के करस्पॉन्डिंग में जेड में क्या नंबर लिखा हुआ है। थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ जेड में। चलो इस 1 के करस्पॉन्डिंग में आप पहले देखो S3 में क्या नंबर लिखा है। क्या कहा, इस 1 के करस्पॉन्डिंग में S3 में क्या नंबर लिखा हुआ है। यहाँ तो S3 एम्प्टी है, तो डेफिनेटली आप लोग S3 ऊपर का देखोगे। इस 1 के करस्पॉन्डिंग में S3 में क्या लिखा हुआ है। देखो S3 में क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। इस 3 की जगह पे हमें क्या लेके आना है, अभी 0 लेके आना है, राइट। तो वो कैसे होगा, देखो S3 की जगह पे क्या था, 3 था, 3 की जगह पे हमें लाना है 0, तो 3 - 3 करूँगा तो काम मेरा हो जाएगा। इसका मतलब मुझे ऊपर लिखना है S3 - 3 लिखना है, लेकिन 1 हमें यूज़ करना है। और ये 1 किसका यूज़ कर रहे हैं हम लोग, x2 में से आया हुआ। ठीक है, x2 में से आया वाला ये वाला 1 यूज़ किया जा रहा है, तो साइड में क्या लिखना होगा, -3 x2 लिखना होगा। तो अपने पास ये वाला ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑपरेशन यूज़ करके हम लोग x3 का रो यहाँ पर फॉर्म कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग x3 का रो फॉर्म कर देंगे। जो भी लेफ्ट साइड में लिखा जाता है चेंजेस उसी में होते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या लिखा है, S3 - 3 टाइम्स ऑफ x2। क्या लिखा हुआ है, S3 - 3 टाइम्स ऑफ x2। तो ये ऑपरेशन आप लोग याद रखो। ठीक है, तो देखो S3 में अभी पहला नंबर आपको क्या दिख रहा है, 2। तो ये मैंने यहाँ पर 2 लिखा। 2 माइनस क्या करूँगा मैं, 3 टाइम्स ऑफ x2 लिखना है आपको। तो इस 2 का करस्पॉन्डिंग x2 कितना दिख रहा है हमें, 2/3। तो मैं जो यहाँ पे क्या करना होगा, 2/3 करना है। तो वैल्यू कितनी हो रही है, 0। तो ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, 0 लिख दूंगा। यहाँ पर भी वो डायरेक्टली कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, समझाइए। इसके बाद S3 में देखो नेक्स्ट नंबर क्या है। S3 में नेक्स्ट नंबर हमें दिख रहा है 1। तो पहले मैं लिख देता हूँ, S3 का नेक्स्ट नंबर हमें दिख रहा था 1। 1 - 3 करना था, -3 क्यों, क्योंकि ये जो 1 लिखा है S3 का था, -3 ऑपरेशन में था। उस 1 के करस्पॉन्डिंग में x2 में आया हुआ नंबर क्या है, इस 1 के करस्पॉन्डिंग में x2 में आया हुआ नंबर तीसरे पोजीशन पे वो कितना था, 1/3 था। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना हमें, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इंटू 1/3 कर देना है। वो कितना मिल रहा है हमें, 0 मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, 0 लिख दूंगा। ठीक है, आगे देखो अब ये 0 नंबर पे क्या रहेगा, 0 - 3 टाइम्स ऑफ x2। इस 0 पे करस्पॉन्डिंग x2 कितना आ रहा है अपने पास, 0 ही आ रहा है। तो ये भी वैल्यू हो जाएगी 0 हो जाएगी। यहाँ पर S3 पे नेक्स्ट नंबर आ रहा है 0। इस ठीक है 5th पोजीशन पे, इस 5th पोजीशन पे आए हुए 0 के ऊपर x2 में नंबर क्या दिख रहा है हमें, 0 ही दिख रहा है। तो ये भी फिर से 0 रहेगा। यहाँ पर 6th पोजीशन पे S3 में नंबर क्या आया हुआ दिख रहा है, 1। 1 - 3 टाइम्स ऑफ, देखो इस 1 के लिए करस्पॉन्डिंग x2 क्या होगा आपके पास, 0 ही दिख रहा है। तो 1 में ये 1 ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये 0 है, 0 - 3 टाइम्स ऑफ, 0 - 3 टाइम्स ऑफ इस 0 पे करस्पॉन्डिंग आया हुआ x2 जो कितना दिख रहा है हमें, -1/3। तो यहाँ पे लिख देता हूँ -1/3। ठीक है, वो रिजल्ट कितना हो रहा है, +1। तो यहाँ पे क्या आएगा, +1। राइट साइड में देखो S3 का ये नंबर क्या लिखा हुआ है, 15। तो वो 15 लिखा S3 - 3 टाइम्स ऑफ इस 15 का करस्पॉन्डिंग x2 कितना दिख रहा है हमें, 5 दिख रहा है। ठीक है, तो 5 लिखा, इज इक्वल रिजल्ट कितना हो गया, 0। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप लोग, 0 लिख देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। सिमिलरली हमें अभी क्या करना है, यही वाला 1 यूज़ कर कहाँ पे 0 लाओगे आप लोग, S2 में 0 लाओगे। S2 में देखो इस 1 का इस पोजीशन का जो 1 है उसका करस्पॉन्डिंग x2 में नंबर क्या दिख रहा है आपको, -6। यानी कि इस -6 की जगह पे आपको लेके आना है 0। तो देखो ये -6 लिखा हुआ है कहाँ पर, S2 में। क्या बोल रहा हूँ मैं, ये जो -6 लिखा हुआ था कहाँ पे लिखा हुआ था, S2 में। -6 में अगर मैं +6 मिला तो मेरा काम हो जाएगा, यानी कि S2 में +6 मिला तो मेरा काम हो जाएगा। लेकिन यूज़ क्या करना है, मुझे 1 यूज़ करना है। और तो ये 1 कहाँ से लेना है हमें, x2 में से। ठीक है, तो हमें ये वाला ऑपरेशन यूज़ करना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, S2 + 6 टाइम्स ऑफ x2 ये अपना ऑपरेशन होगा। ठीक है, तो S2 का पहला नंबर देखो क्या दिख रहा है, S2 का पहला नंबर है -1। तो मैंने यहाँ पर लिखा S2, ये कैलसी से ही करना होगा, कैलसी से करोगे तो ही ये राइट आएगा, अदरवाइज आपका रॉन्ग होगा, 100% रॉन्ग होगा। मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहीं पर थोड़ा सा इसी टाइप के मैट्रिक्स में गलती होती है स्टूडेंट से कैलकुलेशन करते हुए। तो आराम से करो, समझो कैसे, कहाँ पर नंबर, कौन सा कॉलम यूज़, कौन सा रो यूज़ करना है और कौन सा नंबर यूज़ करना है हमें 0 लाने के लिए। ठीक है, और कहाँ पर भी 0 लाने ये भी समझो अच्छी तरीके से।
तो ये -1 लिया, S2 का लिया -1, तो देखो यहाँ पर -1 + 6 टाइम्स ऑफ ऑपरेशन क्या बना था, S2 + 6 टाइम्स ऑफ X2 बना था। तो S2 का ये -1 यूज़ किया, -1 + 6 टाइम्स ऑफ इस -1 का करस्पॉन्डिंग X2 कितना दिख रहा है हमें, 2/3। तो इंटू क्या करूँगा, इंटू 2/3 करूँगा, ठीक है। तो वो कितना आ रहा है रिजल्ट, 17/3। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप लोग, 17/3 लिखा, ठीक है। 17/3 ये लिखा हुआ है ये। उसके आगे ये तो ऑपरेशन 0 बन रहा है ना, उसी के लिए काम अपना हो रहा था, यहाँ पर आएगा 0, ठीक है। अभी नेक्स्ट नंबर क्या दिख रहा है, -1। तो यहाँ पे फिर -1 ऑलरेडी लिखा हुआ है, +6 भी लिखा हुआ है। इस -1 का करस्पॉन्डिंग X2 कितना दिख रहा है, देखो ध्यान से, 1/3 है। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना होगा, वो 2 हटाकर 2 की जगह पे 1 रिप्लेस कर देता हूँ, 1/3 कर दिया। रिजल्ट कितना आ रहा है, 16/3। तो यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, ये 16/3 लिख दिया है, ठीक है। S2 में अभी नेक्स्ट नंबर क्या दिख रहा है, 0। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 0 + 6 टाइम्स ऑफ 0 + 6 टाइम्स ऑफ इस 0 का करस्पॉन्डिंग X2 कितना दिख रहा है, देखो इधर 0 है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। इस S2 में आगे का नंबर क्या दिख रहा है हमें, 1। तो इस 1 के लिए करस्पॉन्डिंग X2 कितना है, 0 है। तो क्या वैल्यू होगी, 1 ही रहेगी यहाँ पर। यहाँ पर इस S2 में वैल्यू 1 ही होगी, ठीक है। 1 + 6 टाइम्स ऑफ X2 करना था ना, यहाँ पे वैल्यू 1 ही होगी। इस S2 में नेक्स्ट नंबर क्या दिख रहा है हमें, 0। और इस 0 के लिए करस्पॉन्डिंग X2 कितना है, 0 है, राइट। तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी। यहाँ पर फिर से 0 लिखोगे। ऑपरेशन याद रखो, ये लिखते वक्त 0 1 0 ये कैसे आया, अपने पास मेरे माइंड में ये ऑपरेशन था, S2 + 6 टाइम्स ऑफ X2, ठीक है। वो कैसे बनाया वो मैंने ऊपर दिखाया हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट अभी आगे यहाँ तक काम हो गया था। इस S2 में नेक्स्ट नंबर कौन सा, ये लास्ट वाला 0 + 6 टाइम्स ऑफ 0 + 6 टाइम्स ऑफ इस 0 का करस्पॉन्डिंग X2 देखो कितना आया हुआ है आपके पास, -1/3, ठीक है। तो इंटू -1/3 करना था, /3 करना था, ये /3 कितना आएगा वो रिजल्ट, -2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये -2 कैसे आया, समझ में आया होगा, ठीक है आपको। ये 0 + 6 टाइम्स ऑफ क्या लिखा है, इसका करस्पॉन्डिंग X2 कितना दिख रहा है आपको, -1/3। रिजल्ट कितना लिखा है, -2। S2 में आगे का नंबर कितना दिख रहा है आपको, -10। तो -10 लिखोगे, -10 लिखा, +6 टाइम्स ऑफ इस -10 के लिए करस्पॉन्डिंग X2 वैल्यू कितनी है आपके पास, 5 है, ठीक है। तो इंटू क्या करना है मुझे, +6 × 5 कर देना है, ठीक है। रिजल्ट कितना होगा, 20। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 20 लिख देंगे, ठीक है। सिमिलरली अभी हमें कहाँ पे 0 लाना है, ये जो 6 आया हुआ दिख रहा है ना, इस 6 की जगह पे हम लोग 0 ला देंगे बाय यूजिंग दिस वन, ठीक है। तो देखो ये वाला जो 6 है किसके रो में लिखा हुआ है, S1 के रो में लिखा हुआ है। तो ऑपरेशन कैसे बनेगा, देखो अगर मैं 6 - 6 करता तो मेरा काम हो जाएगा, लेकिन आपको 1 यूज़ करना है। पहला वाला 6 किसके में आया हुआ है, S1 के रो में आया हुआ है। ये -6 हम लोग एडिशनली ले रहे हैं, ये 1 किस में आया हुआ है, X2 में से आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके का ऑपरेशन होगा S1 वाले रो में चेंजेस करने के लिए। जो भी पहला आता है ना रो, उस रो में चेंजेस होते हैं। तो हम लोगों के चेंजेस यहाँ पर किस में होने वाले, S1 वाले रो में होंगे। और ये चेंजेस इस तरीके से होंगे, S1 - 6 टाइम्स ऑफ X2, ठीक है। ये याद रखना माइंड में। तो S1 में सबसे पहला नंबर क्या आया हुआ है, 1। तो 1 लिखा, 1 माइनस होगा इस बार -6 टाइम्स ऑफ X2। अभी 1 के लिए करस्पॉन्डिंग X2 कितना दिख रहा है हमें, यहाँ पर आया हुआ 2/3। तो इंटू में क्या कर दूंगा, इंटू 2/3 कर दूंगा, ठीक है। तो वैल्यू देखो कितनी आ रही है यहाँ पर, -3। तो हम लोग सिंपली यहाँ पर लिख देंगे वैल्यू -3, ठीक है। ये तो बन जाएगा 0 बन जाएगा। S1 में नेक्स्ट नंबर क्या दिख रहा है आपको, 1 लिखा हुआ है, 1 - 6 टाइम्स ऑफ इस 1 का करस्पॉन्डिंग X2 वैल्यू कितनी होगी, 1/3, ठीक है। तो इंटू क्या करना होगा मुझे, 1/3 करना होगा। तो ये चेंजेस कर देता हूँ, इंटू 1/3 कर दिया, इक्वल टू कितना होगा, -1। तो यहाँ पर हम लोग तीसरी पोजीशन पे क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे का नंबर क्या दिख रहा है, S1 में हमें 1 दिख रहा है। S1 के अंदर आगे का नंबर दिख रहा है हमें 1, तो ये 1 लिखा हुआ है। 1 - 6 टाइम्स ऑफ करस्पॉन्डिंग X2 वैल्यू कितनी है, इस 1 के लिए करस्पॉन्डिंग X2 वैल्यू कितनी है, 0। तो कितना होगा, ये 1 ही रहेगा, ठीक है। आगे देखो ये यहाँ पर क्या दिख रहा है, इस 1 के आगे 0 दिख रहा है। 0 - 6 टाइम्स ऑफ 0 - 6 टाइम्स ऑफ
इस जीरो का करस्पॉन्डिंग x2 वैल्यू कितना दिख रहा है हमें, इस जीरो का करस्पॉन्डिंग x2 वाला वैल्यू कितना दिख रहा है, जीरो ही दिख रहा है, राइट। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर, जीरो लिख देंगे, जीरो लिख देंगे, ठीक है। मैंने ये वाला दिखाया था जबकि ये वाला था, लेकिन दोनों में जीरो ही होगा। देखो इस जीरो पे करस्पॉन्डिंग जीरो है, ये वाले जीरो में भी करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी होगी, जीरो ही होगी, ठीक है। आगे भी यहाँ पर कितना होगा, जीरो ही होगा। देखो ये कितनी पोजीशन का है, ये 6 पोजीशन का है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा, S1 पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा, 6 पोजीशन जीरो के लिए। x2 में देखो कितना वैल्यू है, जीरो ही है, तो ये कितना होगा, जीरो ही होगा। उसके बाद S1 का ये वाला जीरो 7 पोजीशन वाला जीरो है, तो x2 पे 7 पोजीशन पे वैल्यू कितनी दिख रही है हमें, -1/3 दिख रही है, ठीक है। तो ऑपरेशन कैसे यूज़ किया जाएगा, 0 - 6 टाइम्स ऑफ x2 का वैल्यू जो कितना है इस केस में -1/3, तो क्या लिखूंगा, -1/3, ठीक है। तो वो वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से 2, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा 2 लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, देखो वैसे ही हमें राइट साइड में और आगे काम करना है। अभी S1 में कि नंबर क्या दिख रहा है हमें, आया हुआ 10 -6 इंटू करस्पॉन्डिंग x2 का वैल्यू जो कितना है 5 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 5 लिख देंगे, तो वैल्यू कितनी हो रही है, -20, तो यहाँ पर हमें लिख देना है -20, ठीक है। अभी देखो इस 1 के करस्पॉन्डिंग में z में क्या नंबर आया हुआ दिख रहा है ऊपर हमें, -3, ठीक है। इस -3 की जगह पे हमें क्या लेके आना है, 0 लेके आना है, ठीक है। तो वो कैसे लेके आ सकते हैं हम लोग, -3 नंबर दिख रहा है, -3 में अगर मैं +3 करता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये -3 किसका लिखा हुआ है, z का, ये +3 हमने लिया हुआ है, और साइड में 1 हमें यूज़ करना है। 1 कहाँ से आएगा, x2 में से आएगा, ठीक है। तो ये वाला ऑपरेशन बन जाएगा, समझ में आ रहा है, z + 3 टाइम्स ऑफ x2, याद रखो z + 3 टाइम्स ऑफ x2। तो z में पहला नंबर हमें क्या दिख रहा है, ये -6 -6 किया प्लस 3 टाइम्स ऑफ x2 करना था हमें। x2 पहला x2 कितना दिख रहा है हमें, 2/3, तो इंटू क्या करूँगा, 2/3 कर दूंगा, ठीक है। उसकी वैल्यू होगी अपने पास -4 होगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, -4 बना, ये तो 0 बन रहा है, ठीक है। आगे ये -4 हमें नंबर दिख रहा है, -4 लिखा प्लस 3 टाइम्स ऑफ -4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ इस -4 का करस्पॉन्डिंग x2 जो कितना दिख रहा है यहाँ पर 1/3, तो वो लिख दूंगा। वैल्यू कितनी आती है, -3, तो यहाँ पर हमें वैल्यू लिखनी है -3। z में इस -4 के आगे करस्पॉन्डिंग नंबर क्या दिख रहा है, 0, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 0 0 + 3 टाइम्स ऑफ 0 + 3 टाइम्स ऑफ इस 0 का करस्पॉन्डिंग x2 वैल्यू कितना दिख रहा है, 0, तो यहाँ पर क्या होगा, 0 ही होगा। इस 0 के आगे जो 0 आया है, इस 0 के ऊपर x2 का करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना है, 0, तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से 0 ही होगा। उसके आगे जो 0 आया हुआ है, इस 0 के लिए x2 में करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है, 0, तो यहाँ पर भी फिर से 0 होगा। यहाँ पर देखो अभी ये जो लास्ट वाला 0 दिख रहा है, इस लास्ट वाले 0 के लिए x2 के अंदर करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है, -1/3, ठीक है। तो क्या लिखना है यहाँ पर, 0 + 3 इंटू -1/3, तो ये -1/3 कर दिया, रिजल्ट कितना आया, ये -1, तो यहाँ से क्या बनेगा, -1 बनेगा, ठीक है। सिमिलरली आगे हमें काम करना है, ये वाला 0 है, इस 0 + 3 करना था हमें, 0 + 3 इंटू इस 0 का करस्पॉन्डिंग x2 वैल्यू कितना दिख रहा है हमें, यहाँ से 5 दिख रहा है, ठीक है। तो 5 लिखा, वैल्यू कितना हो रहा है वो 15, तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, अभी 15 लिख देंगे, ठीक है। देखो ये यहाँ पर S2 में 2 नंबर मुझे फ्रैक्शन में आए हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको फिर से। ये x2 में ना, S2 में तो ये S2 में नंबर क्या आया हुआ दिख रहा है, -1 लिख देता हूँ, -1 प्लस इस -6 की जगह पे 0 लाना था ना, तो -1 प्लस क्या बनेगा, 6 + 6 इंटू करस्पॉन्डिंग इस करस्पॉन्डिंग x2 वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, 2/3 होगी, तो क्या कर दूंगा, 2/3, ठीक है। तो वो वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से 3 आ रही है, ठीक है। इसका मतलब पहले जो कैलकुलेशन किया था वो रॉन्ग था, यहाँ पर मैं सिंपली 3 लिख देता हूँ, ऊपर का 17 ये कैंसिल किया हुआ है, समझ लो, ठीक है। तो वो वैल्यू थोड़ा सा करेक्शन हो गया, यहाँ से पहले रॉन्ग आई थी, क्रॉस चेक किया, फ्रैक्शन दिख रहा है, इसी कारण फिर से अगर क्रॉस चेक करता हो तो मुझे वहाँ से करेक्शन मिल जाता है। ये x2 की वैल्यू कितनी बनी है, 3 बनी है, ठीक है। इस 16/3 को भी कैलकुलेट कर लेते हैं, 16/3 S2 में ये नंबर क्या दिख रहा है आपको, -1 यहाँ पे लिखा हुआ है, +6 टाइम्स ऑफ इस -1 का करस्पॉन्डिंग
x2 वैल्यू कितना था 1/3, तो यहाँ पर ये 1/3 इतना करने पर वो वैल्यू कितनी हो रही है 1 हो रही है, ठीक है। यानी इसका मतलब वहाँ पर भी मिस्टेक था। ये 16/3 कैंसिल कर कर मुझे उसकी जगह पे क्या लिखना है, एक कैंसिल है, साइड में लिख लेता हूँ, वैल्यू कितनी होगी 1 होगी वहाँ पर, ठीक है। करेक्शन था, ये 3 है, ये 0 है, ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है, S2 के रो में। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट इटरेशन तो कर दिया है, आगे इटरेशन करने है कि नहीं वो कैसे समझेगा हमें। अगर RHS वाले कॉलम में अगर कोई नंबर नेगेटिव आता है तो हमें आगे प्रोसीड करना होगा। लेकिन अगर RHS वाले कॉलम में कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं आता है तो हमें वहीं पे रुकना होता है। यहाँ पर इस केस में हमें देखो RHS वाले कॉलम में हमें -20 दिख रहा है, इसका मतलब हमें और एक इटरेशन पे जाना होगा। जहाँ पर -20 दिख रहा है या फिर जहाँ पर भी लोवेस्ट नेगेटिव नंबर दिख रहा है वहाँ पे हमें क्या लगाना होता है, एक एरो लगाना होता है। वहाँ से हमें क्या मिलेगा, पाइवोट रो या फिर पाइवोट की रो मिलेगा, ठीक है, पाइवोट रो या फिर की रो कह सकते हैं उसको। तो हम लोग वहाँ से एक रो मार्क कर लेंगे इस तरीके से। देखो डायरेक्टली मैं रो मार्क कर दे रहा हूँ, -20 वाली वैल्यू को आप लोग इंक्लूड कर सकते हो। ये रो मार्क कर दिया। ये रो किस वेरिएबल के साइड में आया हुआ दिख रहा है हमें, S1 के। तो यहाँ से हम लोग पीछे क्या लिख सकते हैं, S1 लीव्स लिख सकते हैं। S1 लीव्स बोला और S1 लीव्स कर दिया, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ पर रो आया हुआ दिख रहा है, रो को मैं फिर से एक बार डार्क कर देता हूँ समझने के लिए, ठीक है। वैसे भी समझ में आ जाएगा लेकिन फिर से जल्दी समझ में आ जाएगा ये कहाँ पर रो मार्क हुआ है वो। नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना होता है, रेशियो यहाँ पे फॉर्म करोगे आप लोग। रेशियो के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दोगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। रेशियो के लिए हम लोगों ने ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी है। यहाँ पर हम लोग रेशियो लिखेंगे। रेशियो सिंप्लेक्स मेथड के अंदर कॉलम में लिखा जाता है, लेकिन ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड के अंदर रेशियो ये रो में लिखा जाएगा, ठीक है। अभी देखो रो के अंदर सबसे पहला एलिमेंट क्या हमें दिख रहा है, -3। इस -3 से हमें डिवाइड करना होगा -4 को। क्या कहा, -3 से हमें -4 को डिवाइड करने पर पहला रेशियो वैल्यू कितना होगा 4/3। वो उसी करस्पॉन्डिंग कॉलम के नीचे लिखा। 0/0 इन्फिनिटी होगा, वो इन्फिनिटी या फिर 0 या फिर माइनस नंबर हमें लिखना ही नहीं है तो वो इसे डैश कर दिया। -3/-1 कितना होगा +3, तो यहाँ पर लिख देंगे +3। 0/1 कितना होगा 0, तो 0 नहीं लिखना है, डैश। 0/0 इन्फिनिटी नहीं लिखना है, इन्फिनिटी नहीं लिखना है। -1/2 रेशियो कितना होगा -1, निगेटिव नंबर भी नहीं लिखते थे ना तो वो भी डैश कर दिया मैंने, ठीक है। 15/-20 कितना होगा, वो भी निगेटिव आ रहा है लेकिन रेशियो है तो उसे मैं लिख सकता हूँ, चलो ठीक है। या फिर उसे इग्नोर ही कर दो, रेशियो ये आ रहा है ना, वो रेशियो का ये रो बन रहा है तो निगेटिव नहीं लिखना है, इन्फिनिटी नहीं लिखने है, 0 नहीं लिखने, ठीक है। तो ये हमें दो ही रेशियो मिले, 4/3 और ये 3 मिला। इनमें से सबसे छोटा वैल्यू कौन सा होगा, 3, 4/3 यानी कि 1.33 होगा। यानी कि छोटा वैल्यू किसका हो रहा है 4/3 का हो रहा है। वहाँ पे हम लोग एक एरो लगाएंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। तो वहाँ से हमें क्या करना होगा, फिर एक कॉलम फॉर्म कर देना होगा। कॉलम फॉर्म करते वक्त जेड को नहीं पकड़ना है। तो देखो इस तरीके से क्या आएगा, यहाँ से आएगा कॉलम, समझे। तो इस तरीके से यहाँ पर बन रहा है, ये कॉलम बनेगा, ठीक है। ये कॉलम मैंने बना दिया। कॉलम किस वेरिएबल के ऊपर आया हुआ दिख रहा है हमें, देखो पहला वाला क्या था, x1 था ना, ये x1। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, S1 तो लीव्स हो रहा है, S1 क्यों लीव्स हो रहा है ये समझा होगा। S1 के साइड में रो आया हुआ है इसके कारण, और ये कॉलम के ऊपर कौन सा वेरिएबल आया हुआ है x1। तो हम लोग यहाँ से क्या कहेंगे, x1 इंटर कहेंगे, ठीक है। x1 इंटर और S1 लीव्स, इतना समझ में आया होगा। ये डार्क किए हुए पॉइंट समझो, यहाँ पर ये 3 लिखा हुआ है और ये यहाँ पर ये ओनली 1 लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी सब कुछ ये टेबल समझ में आया होगा कैसे फॉर्म किया हम लोगों ने। ये कॉलम कैसे आया, ये रो कैसे आया, ये भी समझ में आया होगा। इसके बाद हमें फिर से आगे प्रोसीड करना होगा, तो उसके लिए मैं यहाँ से फिर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ और वही काम हमें फिर से करना है। फिर यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी। ये जो देखो रेशियो मार्क, कॉलम मार्क करने के लिए जो एरो लगाया था उसको थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। ये जो कॉलम मार्क करने के लिए एरो लिया था उसको थोड़ा सा और ऊपर कर दिया। यहाँ से फिर से नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा। फिर जो रिक्वायर्ड वर्टिकल कॉलम है, कॉलम का सेपरेशन बना देंगे। पहला कॉलम होगा नंबर ऑफ इटरेशन, ये बेसिक वेरिएबल का। यहाँ पर होगा बीच में बड़े वाले कॉलम के अंदर कोएफिशिएंट रहेंगे वेरिएबल के, और लास्ट वाला कॉलम है RHS के लिए, ठीक है। तो अभी देखो हम लोग 1 इटरेशन के आगे बढ़ रहे तो यहाँ पर Z तो आएगा। 1 इटरेशन के आगे बढ़ रहे तो यहाँ पर क्या लिखना होगा 2। यहाँ पर ये x1 का कोएफिशिएंट होगा, ये x2 का, ये x3 का, ये S1 S2 S3 S4 के कोएफिशिएंट वाले कॉलम एथलीट रहेंगे रिस्पेक्टिव। आगे आएगा RHS, ठीक है।
तो यहाँ से देखो, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कौन सा वेरिएबल जा रहा है और कौन सा वेरिएबल अंदर आ रहा है। देखो S1 हमने बोला है लीव्स, S1 की जगह पे क्या आ रहा है, X1 आ रहा है। तो हमें क्या लिखना होगा यहाँ पर, सिंपली आप लोग X1 लिख दोगे। नीचे S2 वाले में कोई चेंजेस नहीं, तो ये S2 रहेगा एज इट इज़। S3 वाले में भी कुछ नहीं करना है, S3 वाला भी एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। X2 वाला भी ये एज इट इज़ रहेगा अपना, ठीक है। तो देखो जो रो हमें दिख रहा है ये की रो, और जो कॉलम हमें दिख रहा है, कौन सा नंबर दोनों में कॉमन दिख रहा है हमें, यहाँ पर -3 दिख रहा है। तो इस -3 की जगह पे हमें क्या लेके आना होगा, 1 लेके आना होगा। इस -3 की जगह पे 1 लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस -3 को हम लोग थ्रू आउट -3 से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखो की रो के अंदर ये नंबर जो दिख रहा है ना हमें, ये की कॉलम में भी कॉमन है -3 नंबर, उसकी जगह पे हमें लेके आना है 1। तो हम लोग क्या करेंगे, इस रो में जो भी नंबर आए हुए दिख रहे उसको -3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और ये जो S1 हटा दिया है, S1 की जगह पे क्या लिखा हुआ हमने, X1 लिखा हुआ है। तो माइनस देखो, और ये पहला ही कॉलम है X1 वेरिएबल का, ठीक है। तो इस -3 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो रिजल्ट कितना होगा, ये कॉलम थोड़ा सा पीछे होना चाहिए था, कोई बात नहीं। पहला X1 का होगा, उसके बाद X2, X3, S1, S2, S3 इस तरीके से, ठीक है। तो अभी देखो हम लोग X1 के रो में क्या चेंजेस करेंगे, इस -3 को हमने किया डिवाइड -3 से, तो यहाँ पे पहला नंबर होगा 1, ठीक है। पहला नंबर होगा 1, ये 1 इसे डार्क कर देता हूँ। उसके बाद 0 को अगर -3 से डिवाइड करने पर कितना होगा, वो 0 ही रहेगा। -1 को -3 से डिवाइड करने पर आएगा रिजल्ट 1/3। इस 1 को -3 से डिवाइड करने पर रिजल्ट आएगा -1/3। इस 0 को -3 से डिवाइड करने पर रिजल्ट होगा 0, ठीक है। कॉलम के नीचे नंबर आना चाहिए बराबर। उसके आगे इस 0 को -3 से डिवाइड करने पर नंबर आएगा 0। इस 2 को -3 से डिवाइड करने पर रिजल्ट कितना होगा, -2/3 होगा। इस -20 को -3 से डिवाइड करने पर रिजल्ट कितना होगा, 20/3 होगा, ठीक है। इतना समझा। अभी देखो ये वाला 1 यूज़ कर कर हमें उसी के कॉलम में क्या ला देना है, 0 ला देना है, जैसे कि इसके पहले हमने किया था, ठीक है। ये एक X1 के अंदर आया हुआ 1 यूज़ करके हमें उसी के कॉलम में 0 लाना है, यानी कि X2 में ये जो नंबर लिखा हुआ है 2/3, उसकी जगह पे 0 लाओगे। यहाँ पर तो ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होंगे। इस 3 की जगह पे हमें 0 लाना होगा, और ऊपर जो -4 लिखा हुआ है उसकी जगह पे भी 0 लाना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं, ये वाला 1 यूज़ कर कर इस Z के रो में ऊपर जो -4 लिखा हुआ है ना, -4 की जगह पे मैं 0 ला देता हूँ। देखो ये -4 कहाँ पे लिखा हुआ है, Z में लिखा हुआ है। -4 में +4 मिला तो मेरा 0 मिल जाएगा मुझे। -4 था Z में, ये +4 हम लोग ले लेते हैं, 1 तो यूज़ करना है। और ये 1 कहाँ से आ रहा है, X1 से, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास ऑपरेशन बनेगा। ऑपरेशन क्या बनेगा कैलकुलेशन के लिए, Z + 4 टाइम्स ऑफ X1। इतना आप लोग माइंड में याद रखो, क्या कहा, Z + 4 टाइम्स ऑफ X1। और सिंपली आपको ये कैलकुलेटर यूज़ करना है, भले कितने भी सिंपल नंबर लगते हो, कैलकुलेटर यूज़ करो, मिस्टेक होने के चांसेस आपके उससे कम हो जाएंगे। ऑपरेशन क्या बना था देख लो एक बार फिर से, Z + 4 टाइम्स ऑफ X1। चेंजेस यहाँ पर होने वाला है, ये Z दिख रहा है हमें, ये वाला तो 0 आ रहा है पहला, तो वो तो हम लोगों ने डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। ये डायरेक्टली 0 लिखा। उसके बाद Z + 4 टाइम्स ऑफ X1 था, Z+, ये 0 वैल्यू, नेक्स्ट +4 टाइम्स ऑफ इस 0 का करस्पॉन्डिंग X1 कितना है, देखो 0 ही है, तो वहाँ पे क्या वैल्यू होगी, 0 होगी, राइट। उसके बाद 0 के आगे का नंबर क्या दिख रहा है आपको, -3, तो -3 लिखेंगे। -3 + 4 टाइम्स ऑफ इस -3 का करस्पॉन्डिंग X1 कितना दिख रहा है आपको, 1/3, तीसरे नंबर पे आया हुआ, ठीक है। तीसरे नंबर पे ये -3 दिख रहा है, तो यहाँ पर भी तीसरे नंबर पे आया हुआ क्या दिख रहा है आपको, 1/3, तो 1/3 कर दिया, ठीक है। तो वैल्यू कितनी हो रही है, वो -5/3 हो रही है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग -5/3, ठीक है। ये स्लैश कर दिया है, -5/3। -3 के आगे नंबर देखो क्या लिखा हमने यहाँ पर, 0, तो क्या होगा ऑपरेशन, 0 + 4 टाइम्स ऑफ, 0 + 4 टाइम्स ऑफ इस 0 का करस्पॉन्डिंग X1 कितना है, इस 0 का चौथे नंबर पे आओ, 0 का करस्पॉन्डिंग X1 -1/3, तो -1/3 किया, ठीक है। उसकी वैल्यू कितनी हो रही है अपने पास, -4/3 हो रही है। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, -4/3 लिखा, ठीक है। अभी कितने हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ, 0 + 4 टाइम्स ऑफ, 0 + 4 टाइम्स ऑफ फिफ्थ पोजीशन ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिफ्थ पोजीशन पे कितना 0 ही है, वो कितना होगा, 0 ही होगा, ठीक है। सिक्स पोजीशन पे यहाँ पे 0 है,
यहाँ पर 6 पोजीशन में 0 है तो वो क्या होगा, 0 होगा। अभी 7th पोजीशन में यहाँ पे कितना नंबर लिखा हुआ है, -1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ, इस -1 के लिए करस्पॉन्डिंग x1 वैल्यू कितनी है, -2/3। तो क्या लिखूँगा, -2/3, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, -11/3 आ रही है। यहाँ पे लिख देंगे -11/3 लिखा, ठीक है। राइट साइड में देखो फिर अभी ये नंबर कितना दिख रहा है आपको, 15 ऊपर, 15 प्लस 4 टाइम्स ऑफ, इस 15 का करस्पॉन्डिंग x1 वैल्यू कितना दिख रहा है आपको, 20/3 प्लस तो 4 इंटू 20/3 करना होगा हमें, वैल्यू कितनी आ रही है वो 125/3 दिख रहा है, राइट। यहाँ पर लिख देंगे 125/3, ठीक है। कितना समझ में आया होगा ये। अभी ये सेम 1 यूज़ कर यानी कि x1 में आया हुआ 1 यूज़ कर हमें कहाँ पे 0 लाना है, इस S2 में आए हुए 3 की जगह पे, ठीक है। इस S2 में आए हुए 3 की जगह पे। तो देखो S2 में कितना नंबर लिखा हुआ है, 3। तो अगर मैं S2 में लिखा हुआ है ये नंबर 3, अगर मैं 3 - 3 करता तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर -3 मुझे लेना होगा, लेकिन 1 तो यूज़ करना ही है। 1 कहाँ से ले रहे हैं हम लोग, x1 में से ले रहे हैं। तो हमारे पास ये वाला मैथमेटिकल ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन करने के लिए क्या हो रहा है वो देखो ठीक से, S2 - 3 टाइम्स ऑफ x1 लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा है, S2 - 3 टाइम्स ऑफ x1। तो यहाँ पर तो पहला ही कॉलम है ना ये, यहाँ पर तो 0 हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे 0 लिख देंगे बाय दैट ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या लिखा था, S2 - 3 टाइम्स ऑफ x1। तो इसके बाद नेक्स्ट S2 में नंबर क्या आया हुआ दिख रहा है आपको, 0, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे 0 लिखना होगा, 0 -S2 - 3 टाइम्स ऑफ x1 था। तो इस 0 का करस्पॉन्डिंग x1 कितना दिख रहा है हमें, सेकेंड नंबर पर 0 ही दिख रहा है। वो वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, 0 ही होगी, ठीक है। थर्ड नंबर क्या आया हुआ दिख रहा है हमें, 1। तो 1 - 3 इंटू करस्पॉन्डिंग x1 वैल्यू, इस 1 के लिए करस्पॉन्डिंग x1 वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, 1/3 दिख रही है, ठीक है। तो ये 1/3 करूँगा तो वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे हम लोग फिर से 0 लिख देंगे। अभी 4th प्लेस पे नंबर देखो क्या आया हुआ है, S2 में 0 आया हुआ है। ऑपरेशन क्या बना था हमने, S2 - 3 टाइम्स ऑफ x1 बनाया था। तो 0 - 3 टाइम्स ऑफ, इस 0 के लिए करस्पॉन्डिंग x1 क्या था, 4th प्लेस पे 0 के लिए करस्पॉन्डिंग x1 कितना था, 1 2 3 4 -1/3 था। तो ये -1/3 लिखा। तो वो वैल्यू कितनी हो रही है, +1। तो यहाँ पर 4th प्लेस पे नंबर कितना होगा, +1, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कर दिया। उसके बाद नंबर आगे क्या दिख रहा है हमें, 1 दिख रहा है, राइट। 1 - 3 टाइम्स ऑफ, इस 1 का करस्पॉन्डिंग x1 वैल्यू 1 2 3 4, 1 2 3 4 वो तो कर दिया था। उसके आगे हमें करना था, तो 0 का काम करना था, ठीक है। अभी देखो S2 में 5th प्लेस पे कौन सा नंबर आया हुआ है, 5th प्लेस पे पहला, ये दूसरा कर दिया, तीसरा कर दिया, चौथा का कर दिया। आगे क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 0, ऑपरेशन क्या था, 0 - 3 टाइम्स ऑफ x1 था, ठीक है। 0 - 3 टाइम्स ऑफ x1। तो इस 0 पे यानी कि 5th पोजीशन में करस्पॉन्डिंग x1 वैल्यू कितनी है देखो, 1 2 3 4 5, ठीक है। वो 0 ही है तो यहाँ पे क्या होगा, 0 ही होगा। नेक्स्ट अभी 6th पोजीशन पे 1 2 3 4 5 6, पीछे 7 लिखा है। 6th पोजीशन पे देखो अभी ये वाला -2, ठीक है। ये वाला -2 अपना कौन सा रह रहा है, 1 मिनट, थोड़ा सा कॉलम में आगे पीछे हुआ ऐसा दिख रहा है मुझे। यहाँ पर कौन से कॉलम के साथ कौन सा कॉलम आ रहा है वो समझने के लिए मैं यहाँ पर ये रफ वर्क कर दे रहा हूँ। ये ऐसा आपको एग्जाम में नहीं करना है, यहाँ पर समझने के लिए मैं ये पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ कौन सा कॉलम किसके साथ करस्पॉन्डिंग में आ रहा है, ठीक है। ये इसके साथ आ रहा है। ये आप लोग ऐसा नहीं करोगे, ये फेंट में दिखा देता हूँ। चलो मैं ऐसा फेंट में दिखा देता हूँ, लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। एग्जाम में आप लोग पेंसिल से करोगे ना तो आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा कौन से कॉलम के साथ कौन सा कॉलम जा रहा है वो, ठीक है। तो इसके साथ ये आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ठीक है। आगे पीछे होके तो उससे वैल्यू गलत हो जा सकती है अपनी, इसके लिए ये आया हुआ है। फिर ये वाला कॉलम इसके लिए आएगा, ब्लू पेन से मैंने थोड़ा सा एंडिंग दिखा, देखो इसके लिए ये आएगा और ये आएगा इसके लिए, ठीक है। दिख रहा है आपको, ये कॉलम दिख रहा है, मैंने ब्लू पेन से हल्का सा दिखाया हुआ है शेडिंग, शायद यहाँ पर आया होगा, ठीक है। तो उसके कॉलम में हमें करस्पॉन्डिंग लिखना होगा नंबर, ठीक है। अभी ये पहला वाला कॉलम देखो, ये डार्क लाइन किया था ब्लू वाला, ये बीच में रेशियो आए थे 4/3 3, उनको इग्नोर करो अभी। तो एक बार इस 1 के लिए क्रॉस चेक कर लेते हैं।
ये 1 किस में आया हुआ है, S2 में, और ऑपरेशन क्या बना था हमने, S2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ x1। तो इस 1 के लिए काम होगा तो पहले हमें क्या लिखना होगा, S2। तो S2 लिख लेता हूँ 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ x1। तो देखो इस 1 के लिए करस्पॉन्डिंग x1 वैल्यू कितनी दिख रही है हमें, 0 दिख रही है। तो 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 0 कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो 0 लिखा था मेरा गलत हुआ था। घाई मत करो, घाई अगर करते हो तो ये आपको डेफिनेटली गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आराम से काम करना, हाथ के मार्क्स से सिर्फ 1-2 बार आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ लेनी है, बाद में तो सेम काम ही रिपीट करना होगा। ठीक है, तो ये 1 कैसे आया, क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ये एरो थोड़े से आगे पीछे हो गए थे तो उसके कारण ये 0 मेरा मिस्टेक हो गया। अगर वो आप लोग सही कॉलम देके लिखते हो, ठीक है, तो आपकी मिस्टेक होने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाएंगे, मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, अभी देखो ये वाले 1 का भी काम कर दिया हमने। आगे का नंबर S2 में क्या आया हुआ दिख रहा है, 0। 0 माइनस क्या करेंगे हम लोग, 0 माइनस 3 टाइम्स ऑफ इस 0 का करस्पॉन्डिंग हमें क्या देखना है, x1 देखना है। वो कितना होगा, 0 दिख रहा है। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर दी तो यहाँ पर क्या होगा, 0 ही होगा। उसके आगे का नंबर क्या आया हुआ दिख रहा है हमें, -2। ठीक है, तो -2 लिखूंगा मैं, -2 लिखा, -3 करना है। और इस -2 का करस्पॉन्डिंग x1 वैल्यू, -2 का करस्पॉन्डिंग x1 वैल्यू कितना दिख रहा है हमें, -2/3। तो हम लोग यहाँ पे -2/3 से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, तो वो वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, 0 लिखना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये 0 लिखा, यहाँ पर भी ये 0 लिखा, ये 1 था, ये अपना 1 था, इतना याद रखो। ये कैंसिल कर दिया है। आगे S2 के आगे लास्ट में नंबर क्या दिख रहा है आपको, 20। तो क्या करोगे आप लोग, 20 माइनस 3 इंटू इस 20 का करस्पॉन्डिंग x1 वैल्यू, वो जो कितना दिख रहा है हमें, 20/3 दिख रहा है, इंटू 20/3 किया, तो वो वैल्यू कितनी अपॉन 3 किया, तो देखो वो वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, सिंपली 0 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद S3 में यहाँ पर ऑलरेडी 0 है तो ये वाला रो चेंज ही नहीं होगा, वो एज इट इज हमें लिख देना होगा। तो देखो इस 0 के नीचे यहाँ पर ये 0 लिखा, सब 0 है, लास्ट की 2 एंट्री सिर्फ 1-1 है। 0 के नीचे 0 0 0, सिर्फ लास्ट की 2 एंट्रीज कैसे है, 1-1 है, और उसके आगे क्या है, फिर से 0 है। ठीक है, ये आया हुआ, ये कैंसिल नहीं है, ये 1-1 है, ये कैंसिल किया हुआ है, यहाँ पर ये 1 लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखो लास्ट के रो में कहाँ पे चेंजेस करने होंगे, लास्ट के रो में ये 2/3 लिखा हुआ है, 2/3 की जगह पे हमें लेके आना है 0। ठीक है, तो वो कैसे किया जाएगा, 2/3 माइनस 2/3 करता हो तो मेरा काम हो जाएगा। लेकिन ये 2/3 किस में लिखा हुआ है, S4 में लिखा है, तो S4 माइनस 2/3 ये ऑपरेशन होगा, लेकिन हमें 1 तो यूज़ करना है ना, और ये 1 कहाँ से ले रहे हैं हम लोग, x1 में से, राइट। तो अपने पास कैलसी पे इस तरीके का ऑपरेशन हमें यूज़ करना होगा, S4 माइनस 2/3 इंटू x1। क्या कहा, S4 माइनस 2/3 इंटू x1। तो यहाँ पर तो डायरेक्टली 0 आ जाएगा, तो वो 0 हम लोग पहले ही लिख लेते हैं। ठीक है, मैंने कॉलम ड्रॉ कर दिए, अभी मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होगी अपनी, ऑपरेशन से भी याद रखो। S4 माइनस 2/3 टाइम्स ऑफ x1। क्या कहा, S4 माइनस 2/3 टाइम्स ऑफ x1। तो अभी यहाँ पर नंबर क्या दिख रहा है आपको, S4 में, x4 नहीं होगा, वहाँ पर क्या होगा, वो x2, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। हाँ, वहाँ पर S4 नहीं होगा, x2 होगा। ये लास्ट रो अपना S4 के लिए था ना, उसके कारण मेरे दिमाग में वो S4 आ गया। S4 नहीं होगा, वहाँ पर क्या होगा, वो x2 होगा। देखो ये ऑपरेशन इस तरीके से होगा, x2 का रो है ना वो, x2 माइनस 2/3 टाइम्स ऑफ x1 होगा। ठीक है, करेक्शन कर दिया है यहाँ पर, देखो x2 माइनस 2/3 टाइम्स ऑफ x1 होगा। तो कर लेते हैं, यहाँ पर पीछे x2 भी लिखा हुआ है, पहला तो 0 होगा। अभी x2 में नेक्स्ट नंबर क्या दिख रहा है आपको, 1। तो 1 माइनस 2/3 तो करोगे, 2/3 किया, इंटू इस 1 का करस्पॉन्डिंग x1 कितना दिख रहा है आपको, x1 0 दिख रहा है। ठीक है, तो वो वैल्यू कितनी होगी, 1 ही होगी। तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, आगे देखो, अभी x2 में नेक्स्ट वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, 1/3। तो आप लोग लिखोगे 1/3 माइनस 2/3 इंटू, ठीक है, डायरेक्टली लिखना है आपको, कोई ब्रैकेट वगैरह देने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन इसकी ठीक से प्रैक्टिस भी किया करो। ठीक है, ये 1/3 लिखा मैंने कैलसी पर, माइनस 2/3 भी किया। इस 1/3 का करस्पॉन्डिंग x1 क्या रहेगा, तीसरे नंबर पे देखो एरो किया हुआ है, x1 पे कितना है वो, 1/3 है, तो 1/3 करूँगा यहाँ पर, वो वैल्यू कितनी बनेगी, 1/9। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप लोग, 1/9 लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या दिख रहा है आपको, नेक्स्ट नंबर दिख रहा है 0। ठीक है, ये नेक्स्ट नंबर लिखा मैंने 0 माइनस क्या हो जाएगा मेरा, 2/3 हो जाएगा।
और इस 0 का करस्पॉन्डिंग x1 वैल्यू कितना दिख रहा है यहाँ से -1/3, तो मल्टीपल बाय -1/3 रिजल्ट कितना होगा 2/9। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2/9। ठीक है, इसके आगे इधर देखो x2 में ये नंबर क्या लिखा हुआ है 0, तो 0 - 2/3 होगा और इस 0 का करस्पॉन्डिंग x1 वैल्यू कितना है 0 है, तो यहाँ पर क्या रहेगा 0 ही होगा, राइट। नेक्स्ट नंबर 0 है, करस्पॉन्डिंग x1 वैल्यू 0 है, तो ये कितना होगा 0 होगा। ठीक है, सिंपल हो रहा है ये। x2 का यहाँ पर वैल्यू क्या लिखा हुआ है -1/3 नेक्स्ट में, तो हम लोग लिख देते हैं -1/3 -2/3 इंटू क्या लिखोगे, इस -1/3 पे करस्पॉन्डिंग x1 कितना है -2/3 है, तो इंटू माइनस हमें क्या करना था 2/3 करना था, तो वो कितना आ रहा है 1/9। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग 1/9 लिखोगे। ठीक है, आगे लास्ट वाला नंबर देखो, x2 में कितना लिखा हुआ है 5, तो क्या किया जाएगा 5 - 2/3 किया जाएगा इंटू करस्पॉन्डिंग x1 कितना है 20/3, इंटू क्या करोगे आप लोग 20/3 करोगे। ठीक है, तो वैल्यू देखो कितनी हो रही है 5/9, तो यहाँ पे क्या आएगा 5/9 आएगा। ठीक है, तो देखो इटरेशन आगे करने कहाँ पे रोक देना है हमें, जब हमें आरएचएस वाले कॉलम में सारी एंट्रीज पॉजिटिव आती है तो हमें आगे की इटरेशन नहीं करने होते। ठीक है, ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड के अंदर आरएचएस के कॉलम में अगर हमें सारी एंट्रीज पॉजिटिव आती है तो हमें आगे के इटरेशन करने नहीं होते। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो आरएचएस वाले कॉलम में सारी एंट्रीज कैसी है पॉजिटिव है, तो यहीं पे हमें रुकना होगा, आगे प्रोसीड नहीं करना है, तो यहाँ से हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो देखो बेसिक वेरिएबल के अंदर x1 का वैल्यू कितना लिखोगे आप लोग 20/3, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं हियर वी गेट। ठीक है, x1 कितना मिल रहा है हमें 20/3 लिख दिया, कॉमा x2 कितना मिल रहा है हमें, x2 मिल रहा है हमें 5/9। x3 यहाँ पर ये वो वेरिएबल आया ही नहीं, दिख नहीं रहा है, तो x3 का वैल्यू कितना लोगे 0 लोगे। और क्वेश्चन में क्या पूछा था इनिशियली z मिनिमम पूछा हुआ था ना, तो हम लोग यहाँ पर वो z लिखेंगे और मिनिमम लिखेंगे। z मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 125/3 होगी। ठीक है, तो वो लिख देते 125/3 लिख देते, ये हो गया अपना आंसर कंप्लीट। ठीक है, अगर हम चाहते तो इस आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो देखो x1 का वैल्यू कितना लिखा है 20/3 और x2 का वैल्यू कितना लिखा है 5/9 और x3 लिया है 0, तो z मिनिमम कितना होता है 125/3। तो ये अपना क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के अंदर आए हुए x1 x2 और x3 की वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि वाकई हमें z की वैल्यू 125/3 मिलती है या नहीं। ठीक है, तो देखो कि क्वेश्चन क्या था मिनिमाइज के लिए 6 टाइम्स ऑफ x1 कितना लिया है यहाँ पर 20/3, तो इंटू 20/3 कर दिया। ठीक है, आगे क्या करोगे आप लोग प्लस 3 टाइम्स ऑफ x2, 3 टाइम्स ऑफ x2 कितना था 5/9 था, 5/9। x3 की वैल्यू तो 0 थी तो उसको यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ मैं। इक्वल टू करने पर कितना मिलता है 125/3 मिलता है, यानी कि हमने जो कैलकुलेशन किया है देखो जो वो अपना राइट है। ठीक है, ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड या फिर सिंप्लेक्स मेथड, इन दोनों में से एक प्रॉब्लम एग्जाम में पक्का आता है। ठीक है, ये इजी कंसेप्ट है, शुरुआत में थोड़ा सा लगेगा डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी समझ में आ जाएगा तो ये हाथ के मार्क्स है आपके नहीं जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। तो आज के लिए प्रॉब्लम में अगर कहीं भी आपको डाउट लगता हो या फिर कुछ कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे मतलब आपको हेल्पफुल लग रहे तो आप लोग इसको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना। ठीक है, तो अभी के लिए रुकते हैं यहाँ पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।